नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अहमदाबाद में एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एयर इंडिया की फ्लाइट A171 एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 242 लोगों की जान चली गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे लापरवाही और तकनीकी खामियां थी? एक वायरल वीडियो ने इस हादसे को लेकर के सनसनी फैला दी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विमान पहले से ही खराब था। आइए इस त्रासदी की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं, तथ्यों के आधार पे, और उन सवालों को उठाते हैं जो हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं। दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर 1:10 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एयर इंडिया की फ्लाइट A171 लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए तैयार थी। इस बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान ने दोपहर 1:38 पे रनवे 23 से टेक ऑफ किया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद 1:43 पे ये मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के दौरान विमान का पिछला हिस्सा एक पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद ये नियंत्रण खो बैठा और मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में गिर गया। विमान में 1 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन था, जिसके कारण ये आग के गोले में बदल गया। हादसे से पहले पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव था, ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे मेडे करके ऐसा बोला था, जो एक आपातकालीन संदेश है। लेकिन इसके कुछ ही पल बाद विमान से संपर्क टूट गया। हादसे के बाद मेघानी नगर में अफरा तफरी मच गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। विमान सिविल हॉस्पिटल के पास रेजिडेंस डॉक्टर्स के हॉस्पिटल की 4 इमारतों से टकराया, जहां उस समय 50-60 इंटर्न डॉक्टर लंच कर रहे थे। इस टक्कर ने न केवल विमान में सवार लोगों की जान ली, बल्कि जमीन पे भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। गुजरात पुलिस कमिश्नर के अनुसार इस हादसे में सभी 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इसके अलावा हॉस्टल में मौजूद 6 डॉक्टरों के शव भी बरामद किए गए हैं। बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू किया गया। NDRF, BSF, फायर ब्रिगेड और सेना की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को असरवा सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इतने भयावह हादसे में जीवित बचे लोगों की संभावना ना के बराबर थी। इस हादसे ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जान भी ले ली। उनकी मौत की पुष्टि उनके बोर्डिंग पास से हुई, जिसमें वो बिजनेस क्लास की सीट 2D पे यात्रा कर रहे थे। रूपाणी लंदन में रह रही अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। आपको बता दें कि विजय रूपाणी, जिनका जन्म म्यांमार में हुआ था, गुजरात में एक प्रमुख राजनेता थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रूपाणी ने 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी। इमरजेंसी के दौरान 11 महीने जेल में रहने वाले रूपाणी को उनके सादगी भरे जीवन और मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उनकी मृत्यु ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गुजरात को शोक में डुबो दिया है। रूपाणी की मृत्यु ने इस हादसे को और भी दुखद बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था? एक वायरल वीडियो ने इस त्रासदी को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। हादसे के बाद सोशल मीडिया पे एक यात्री आकाश वत्स का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में आकाश ने दावा किया कि विमान में कई खामियां थी। उन्होंने कहा कि इस विमान में कई गड़बड़ियां देखी थी। सीट का टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, बटन खराब थे। मैं ये वीडियो एयर इंडिया को भेजना चाहता था। आप भी इस वीडियो को देखिए और खुद भी समझने का प्रयास कीजिए कि क्या सच में विमान में पहले से तकनीकी खराबी थी। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing, not even the light is working. See, this is what you are providing, and as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi.
Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working, nothing is working. I don't know why and as usual the map, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working, nothing at all. देखा आपने कि आकाश वत्स का ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है। क्या विमान पहले से ही खराब था? क्या एयर इंडिया ने रखरखाव में लापरवाही बरती? ये वीडियो भले ही छोटी छोटी खामियों की ओर इशारा करता हो, लेकिन ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या यात्रियों की जानबूझ करके खतरे में डाली गई थी? विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी छोटी खामियां जैसे टच स्क्रीन या बटन का खराब होना सीधे तौर पर विमान की उड़ान क्षमता को प्रभावित नहीं करती, लेकिन ये खामियां रखरखाव की कमी का संकेत दे हो सकती हैं। क्या एयर इंडिया ने इस 11 साल पुराने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पूरी जांच नहीं की थी? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन वाइट बॉडी जेट है जो अपनी ईंधन क्षमता और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए जाना जाता है। इसकी बैठने की क्षमता 254 यात्रियों तक है और ये करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लेकिन इस विमान के सुरक्षा रिकॉर्ड को लेकर के कई सवाल उठते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बोइंग के विमान दुनिया भर में 6000 से ज्यादा दुर्घटनाओं और घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिसमें 415 घातक थीं और 9000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2018-2019 में बोइंग 737 मैक्स के 2 बड़े हादसों ने कंपनी की साख को गहरा नुकसान पहुंचाया। इन हादसों में 346 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को डिजाइन के समय बहुत आधुनिक माना गया था, लेकिन इसके पुर्जों में क्वालिटी कंट्रोल की कमी और सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। कई देशों की एयरलाइंस ने इस मॉडल पे सख्ती बरती है, लेकिन एयर इंडिया इसका इस्तेमाल कर रही है। सवाल यह है कि जब विदेशी एयरलाइंस ने बोइंग 787 के कुछ मॉडलों पे सवाल उठाए, तो एयर इंडिया ने इन विमान को क्यों इस्तेमाल किया? क्या सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया? साथ ही आकाश वत्स के वीडियो और सोशल मीडिया पे चल रही चर्चाओं ने एक सनसनीखेज सवाल को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे तकनीकी खराबी से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे एक साजिश का हिस्सा मान रहे हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पे हमें ये समझना होगा कि क्या वाकई ऐसा कोई इरादा था। ये कहना कि यात्रियों की जान जानबूझ के खतरे में डाली गई अभी तक बिना सबूत के एक अनुमान है, लेकिन हादसे की जांच में ये जरूर पता चलेगा कि क्या रखरखाव में लापरवाही हुई थी। विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इस मामले में अहम साक्ष्य होंगे। हालांकि अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आकाश वत्स का वीडियो और बोइंग 787 की पहले से उठ रही शिकायतें इस हादसे को और संदिग्ध बनाती हैं। क्या एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सावधानी बरती थी? हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू अहमदाबाद पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए। एयर इंडिया ने यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया और जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम पर्याप्त है? इस हादसे ने भारत में विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई यात्रा सड़क और रेल की तुलना में सुरक्षित है, लेकिन अहमदाबाद हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीकी सुधार, बेहतर प्रशिक्षण और सख्त नियमों की जरूरत है। क्या सरकार और एयर इंडिया इस हादसे से सबक लेंगे? हम उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी परिजनों को खोया, लेकिन दुख जताने के साथ साथ हमें जवाबदेही की मांग भी करनी चाहिए। सरकार और एयर इंडिया से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या विमान की पूरी जांच की गई थी? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के सुरक्षा रिकॉर्ड्स को जानते हुए भी इसे इस्तेमाल किया गया। क्या रखरखाव और सुरक्षा मानकों में कोई चूक हुई थी? और सबसे अहम, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? साथ ही हमारे और चैनल की ओर से प्रार्थना उन सभी आत्माओं के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। हम उम्मीद करते हैं कि त्रासदी की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वैसे ही एक ऐसा दर्द है जो समय के साथ भी कम नहीं होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच की तह तक जाएं और सुनिश्चित करें कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। आप भी अपने विचार और संवेदनाएं हमारे साथ साझा करें।